गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और अपने चैप्टर पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सह संयोजक यौगिक। अपने 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें अपने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे लिगेंड के प्रकार। किसके आधार पर? दंतुकता के आधार पर। अब अपने पढ़ेंगे लिगेंड के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, यानी आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। स्टार्ट करें बच्चों? ठीक है, तो अपने पास सेकंड पॉइंट है, वो है आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार भाई आवेश अपने पास होते हैं धनावेश और ऋणावेश। आवेश अपने पास कौन से होते हैं? धनावेश और ऋणावेश। ठीक है बच्चों, अब देखो, सबसे पहले अपने पढ़ेंगे धनावेशित लिगेंड, फिर पढ़ेंगे अपने उदासीन लिगेंड या ऋणावेशित लिगेंड। क्लियर है बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले धनावेशित लिगेंड। कौन से? धनावेशित लिगेंड। तो यहां पर जो पहला लिगेंड आएगा अपने पास धनावेशित लिगेंड। धनावेशित लिगेंड ऐसे लिगेंड जिन पर क्या हो? धनावेश हो। तो पहचान आपको पता ही चल जाएगी। ऐसे लिगेंड जिन पर धनावेश हो, क्या हो? धनावेश हो। इन लिगेंड के पीछे जो अनुलगन लगाया जाएगा, कौन सा लगाया जाएगा? अनुलगन। अनुलगन क्या होता है? अपने पास ईएम लगाया जाएगा। कौन सा? ईएम। जैसे ये है NH3, NH3 से क्या बनाएंगे? NH4 प्लस। तो ये क्या था? अमोनिया से बना था, तो इसके पीछे लग जाएगा अमोनियम। अमोनियम, ये अमोनियम लिगेंड है, धनावेशित लिगेंड। क्लियर? ये अपने पास NO, ये नाइट्रोसिल, इसके ऊपर अपने धनावेश लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम। इससे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन के किसी एक धनावेशित लिगेंड का नाम बताओ। किसके? नाइट्रोजन के किसी एक धनावेशित लिगेंड का नाम बताओ, तो आप आसानी से बता सकते हो। तो याद रखना, ये 1-2 ही लिगेंड होते हैं अपने पास धनावेशित में, और एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है, नाइट्रोसोनियम या अमोनियम। बहुत कम यूज होते हैं ये। क्लियर? अब अपने पास दूसरे टाइप का लिगेंड है, उसे बोलते हैं अपने उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड। उदासीन का मतलब ये हो गया कि ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर कोई भी आवेश नहीं हो, वो क्या कहलाते हैं? उदासीन लिगेंड। इनके पीछे कुछ नहीं लगता, इनके आगे भी कुछ नहीं लगता। क्लियर? इन पर कोई आवेश नहीं होता, आवेश नहीं होता है, कोई अनुलगन पूर्व लगन नहीं लगता। यहां पर मैं लिगेंड का नाम लिखूंगा, संरचना बना दूंगा जैसे, ठीक है, NH3। क्लियर? यहां पर इस लिगेंड का नाम और यहां पर अपने इसका क्या? दाता परमाणु लिख देंगे। दाता परमाणु। आवेश इस पे 0 होता है। क्लियर बच्चों? अब NH3, NH3 में क्या होता है? दाता परमाणु होता है नाइट्रोजन। इसका नाम है एमीन, अलग नाम लिखे जाते हैं इसके। क्लियर? दाता परमाणु इसी के अंदर होता है नाइट्रोजन।
दूसरे जो सबसे काम में आने वाला लिगेंड है H2O। इसमें ऑक्सीजन होता है दाता परमाणु, इसका नाम है एक्वा। क्लियर? दाता परमाणु कौन सा है? ऑक्सीजन। क्लियर है बच्चों? दाता परमाणु कौन सा अपने पास? ऑक्सीजन है। और अपने पास कौन कौन से और अपने पास कौन कौन से ऐसे उदासीन लिगेंड है? तो है PH3 फॉस्फिन, इसमें नाइट्रोजन। क्लियर? इसी टाइप से आपको कुछ ऐसे उदासीन लिगेंड करने हैं जो अपने बहुत ही ज्यादा काम में आते हैं। जैसे ईन, संरचना आपको मैंने बताई थी, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन। इसमें दाता परमाणु कौन सा है? नाइट्रोजन। CO कार्बोनिल लिगेंड। तो कार्बोनिल लिगेंड के बारे में एक बात लिख लेते हैं। क्लियर? नोट डाल देते हैं इंपॉर्टेंट सा कि कार्बोनिल C बड़ा और O बड़ा, O छोटा हो गया तो कोबाल्ट बन जाएगा। क्लियर? कार्बोनिल एक उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है जो पश्च आबंधन बनाता है। पश्च आबंधन, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लास्ट ईयर के एग्जाम में भी आया हुआ है। बैक बॉन्डिंग कहते हैं जिसे, बैक बॉन्डिंग। बनाता है। क्लियर? और भी अपने पास है, पिरीडिन रह गया जिसे PY से दिखाते हैं। ठीक है? और पिरीडिन का जो संरचना सूत्र है ये अपने पास नाइट्रोजन, ये सेम बेंजीन जैसी संरचना होती है पर बीच में क्या हो जाता है? नाइट्रोजन। और पिरीडिन को दिखाया जाता है PY से, पिरीडिन PY से। क्लियर? दाता परमाणु अपने पास क्या है? नाइट्रोजन है अपने पास, दाता परमाणु। क्लियर है? तो इस तरह से वे लिगेंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। क्लियर? अब तीसरा जो अपने पास है वो है अपने पास ऋणावेशित लिगेंड। ऋणावेशित लिगेंड, ये लिगेंड क्या होते हैं? अपने सबसे ज्यादा काम में आते हैं। कोई भी ले लो अपने पास, आगे जब फर्दर पढ़ेंगे अपने, तो ये लिगेंड अपने पास क्या आते हैं? सबसे ज्यादा काम में आने वाले लिगेंड है। और इन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। इस प्रकार के लिगेंड पर ऋणावेश होता है। क्या होता है? ऋणावेश होता है। अनुलग्न यानी इनके पीछे क्या लगेगा? तो याद रखना इनके पीछे O लगता है। क्या लगता है? O। इनके पीछे, इनके लिए अनुलग्न। ठीक है? पीछे तो सही शब्द नहीं है, हिंदी के हिसाब से अनुलग्न होगा। अनुलग्न O लगता है, O लगता है। क्लियर? जैसे मैं यहां पर लिगेंड का नाम लिख देता हूं, लिगेंड की संरचना। ठीक है? और उसका नाम, फिर यहां पर मैं लिख देता हूं दाता परमाणु, और यहां पर मैं लिख देता हूं आवेश। क्लियर? हाँ। लिगेंड अपने पास है X माइनस। क्लियर? X सीधा है तो इसे क्या बोलेंगे? अगर अपने पास X सीधा पड़ा है तो इसे क्या बोलेंगे? हेलोजन। हेलोजन। क्लियर?
पर जैसे ही मैंने इस पर माइनस लगा दिया तो ये कौन सा लिगेंड बन गया, ऋणावेशित लिगेंड बन गया। और ऋणावेशित लिगेंड बनने के बाद में इसका नाम हेलोजन से क्या रह जाएगा, हेलो, क्या रह जाएगा, हेलो। ठीक है, दाता परमाणु हेलोजन में एक्स है, यानी हेलोजन आवेश है माइनस का एक, यानी जितना इसके ऊपर आवेश है माइनस का वो आगे आ जाएगा। क्लियर। जैसे अपने कह सकते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ये एक ही श्रेणी के हैं। जब फ्लोरीन पर माइनस चार्ज होगा तो इसे बोलेंगे फ्लोरो, क्लोरीन पे होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन पे होगा तो ब्रोमो, आयोडीन पे होगा तो आयोडो। तो सब पे क्या होता है, -4 -1 चार्ज होता है। क्लियर। अब और करते हैं क्योंकि ऋणावेशित वाले बहुत है अपने पास। अब देखो C2O4 - 2, ठीक है, ये इसे बोलते हैं ऑक्जेलेटो, और इसे दिखाते हैं OX से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, OX। इसे बोलते हैं ऑक्जेलेटो लिगेंड, ऑक्जेलेटो लिगेंड। क्लियर। अब इसको ऐसे भी लिखते हैं कई बार, COO इसके ऊपर माइनस चार्ज, COO इसके ऊपर माइनस का चार्ज। क्लियर है, ये अपने पास इसे। अब इसे C2O4 लिख दिया, C2 है, O कितने हैं, 2 2 4, O4 ऊपर चार्ज कितना, -2, यानी ऐसा लिगेंड है ये C2O4, ऑक्जेलेटो बोलते हैं। प्रतीक क्या है इसका, OX है। क्लियर। ऑक्जेलेटो, इसमें दाता परमाणु कौन से हैं बताओ, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है। क्लियर। और आवेश कितना है, -2 आवेश है। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट ये है अपने पास NO2 लिगेंड, इसके ऊपर माइनस का आवेश है, इसे बोलते हैं नाइट्रो। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, नाइट्रो बोलते हैं। दाता परमाणु क्या है, नाइट्रोजन है, आवेश कौन सा है, -1। समझ में आ रही है बात। ठीक है, बात अपने को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और अपने पास कौन कौन से हैं, और अपने पास है CN-, क्या बोलते हैं इसे, साइनो लिगेंड बोलते हैं। इसमें दाता परमाणु कौन सा है, नाइट्रोजन। क्लियर। आवेश क्या है, -1, आवेश सामने ही दिख जाएगा आपको। ठीक है, इसका उल्टा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, NC-, आइसोसाइनो, साइनो। दाता परमाणु कार्बन, आवेश माइनस। ठीक है, EDTA -4। तो नाम तो आपको पता है इसका पूरा, लिखने की जरूरत है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। दाता परमाणु आपको पता है कौन कौन से थे, संरचना में नाइट्रोजन था और ऑक्सीजन था। आवेश इसके ऊपर आपको दिखा हुआ है, जो सामने -4 लिखा हुआ है वही होगा। क्लियर। और अपने पास SO4 - 2, इसे बोलते हैं सल्फेटो। क्या बोलते हैं बच्चों, सल्फेटो। सल्फेटो में क्या होता है, ऑक्सीजन दाता परमाणु है और आवेश कितना लिखा हुआ है, -2। इसी टाइप से क्या बहुत सारे ऋणावेशित लिगेंड होते हैं जो अपने को पढ़ने। क्लियर है बच्चों। अब बात क्या करते हैं, ये अपने पास हो गए सारे लिगेंड, जिसमें से कुछ एक मैंने बुक वाले आपके लिए छोड़े हैं। जैसे जैसे अपने पास क्वेश्चन करते जाएंगे तो वो लिगेंड भी अपने क्या होंगे, कवर हो जाएंगे। क्लियर, घबराना नहीं है। मैंने वही लिगेंड बताए जो अपने एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कुछ एक्स्ट्रा बताए हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, वो है अपने पास नेक्स्ट पॉइंट, उसका नाम है समन्वय बहुफलक। उसका नाम है समन्वय बहुफलक, बहुफलक, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं।
अब क्या होता है कि किसी भी उपसह संयोजक यौगिक में, क्या किसी भी उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ लिगेंड इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण करते हैं। ऐसा तो नहीं कि लिगेंड ऐसे भी अरेंज हो जाएंगे अलग तरीके से और कैसे भी आकृति बन जाएगी, उनकी आकृति फिक्स होती है। तो इसमें अपने लिखेंगे किसी केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर, केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर, केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगेंड एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं जिन्हें समन्वय बहुफलक कहा जाता है, जिन्हें समन्वय बहुफलक कहा जाता है। यानी लिगेंड के चारों तरफ क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ क्या होता है कि लिगेंड इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण करते हैं। क्लियर? और उस निश्चित ज्यामितियों को क्या कहते हैं, समन्वय बहुफलक कहा जाता है। क्लियर? इससे क्या होता है कि दो प्रकार की आकृतियां संभव हो सकती है, इससे दो प्रकार की आकृतियां संभव हो सकती है। ठीक है, जो अपने सिलेबस में, इससे दो प्रकार की आकृतियां संभव है। पहली अपने लिख देते हैं समन्वय संख्या 4 के लिए। अब समन्वय संख्या ये होती है भाई, लिगेंड धातु के साथ जितने बंध बनाता है वो उसकी समन्वय संख्या होती है। मान लो लिगेंड के पास क्या है, 4 बंध बना सकता है धातु के साथ, तो धातु की समन्वय संख्या कितनी होगी, 4 होगी। क्लियर? तो याद रखना, समन्वय संख्या होती है धातु की और दंतुकता होती है लिगेंड की। ठीक है, मान लो लिगेंड 2 बंध बना सकता है तो लिगेंड की दंतुकता 2। धातु के साथ बहुत सारे लिगेंड मिलकर 8 बंध बना रहे हैं तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जो दंतुकता होती है वो किसकी होती है, लिगेंड की होती है। ठीक है, और समन्वय संख्या क्या होती है, वो होती है अपने पास धातु की। ठीक है, ये अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन होता है कई बार। समन्वय संख्या 4 यानी ये अपने पास क्या है, मेटल है। ठीक है, ये लिगेंड के साथ क्या बना रहा है, 4 बंध बना रहा है। ये लिगेंड, ये अपने पास, तो किस प्रकार की आकृति का निर्माण हुआ, वर्गाकार आकृति का निर्माण हुआ। किस प्रकार की आकृति का निर्माण हुआ, वर्गाकार आकृति या वर्गाकार ज्यामिति का निर्माण हुआ। समन्वय संख्या 4 से वर्गाकार ज्यामिति का निर्माण होता है। क्लियर? और दूसरा क्या बोलेंगे उसे, समन्वय संख्या 6। समन्वय संख्या 6, समन्वय संख्या 6, जब अपने पास बंध बनाने के लिए ज़्यादा लिगेंड आ जाए तो फिर किस आकृति का निर्माण होगा, समन्वय संख्या 6 की। उसमें क्या होता है, ये अपने पास धातु, एक बंध यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 4। क्लियर? ये एक बंध यहाँ और एक बंध इसे बोलते हैं वर्गाकार द्विपिरामिडीय
क्या बोला जाता है? वर्गाकार द्विपिरामिडीय, या बोला जाता है अष्टफलकीय। ठीक है, एक बार ये आकृति मैं आपको समझा देता हूं, एक बार आकृति में आपको समझा देता हूं। क्लियर? ये क्या है? वर्ग एक। ठीक है, इस वर्ग के बीच में धातु है, एक बंद यहां, एक बंद यहां, एक बंद यहां, एक बंद यहां। क्लियर? यहां पर 4 बंदी हो गए, एक बंद यहां पर बनाया। क्लियर? और एक बंद अपने पास नीचे की तरफ, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये तो वर्ग बन गया। अब ऊपर वाले के सभी कोणों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक पिरामिड बन जाएगा, और एक पिरामिड ही नीचे बनेगा, इसलिए इसे बोलते हैं वर्गाकार द्विपिरामिडीय। ठीक है, अष्टफलकीय इसलिए बोलते हैं, देखो कोनों को मिलाएंगे तो कितने फलक बनेंगे? 1 2 3 और 4, ऐसे ही 4 नीचे बनते हैं, इसलिए इस प्रकार की आकृति को क्या बोलते हैं? अपने अष्टफलकीय ज्यामिति बोलते हैं। क्लियर? तो आप सभी को बात समझ में आ गई। अब अपने करते हैं वर्नर का सिद्धांत। वर्नर का सिद्धांत बहुत ही आसान सा है ये। वर्नर का सिद्धांत सिंपल सा है, छोटा सा टॉपिक ऐसे क्लियर कर लेते हैं। तो वर्नर के सिद्धांत में क्या है ऐसा? तो वर्नर का सिद्धांत ये बताता है कि कोई भी अपने पास केंद्रीय धातु आयन है, उसकी 2 प्रकार की संयोजकताएं होती है। क्या होती है? कि केंद्रीय धातु आयन की 2 प्रकार की संयोजकताएं होती है। तो लिखते हैं इसके अंदर, इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु की 2 प्रकार की संयोजकताएं होती है। संयोजकताएं होती है क्लियर? केंद्रीय धातु परमाणु की कितनी प्रकार की संयोजकताएं होती है? 2 प्रकार की संयोजकताएं होती है। और जो पहली संयोजकता होती है उसे बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता। क्या बोला जाता है? प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता से क्या आशय है बच्चों? प्राथमिक संयोजकता ये होती है कि किसी भी उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु आयन पर जितना आवेश होता है वो उसकी प्राथमिक संयोजकताएं होती है। किसी उप सह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु पर जितना आवेश होता है, जितना आवेश होता है वह उसकी प्राथमिक संयोजकता होती है। ठीक है, एग्जाम्पल अपने ले लेते हैं। K4FeCN6। देखो, अब आप सोचोगे सबसे सर सभी में यही एग्जाम्पल लेते हैं, इसलिए कि जब तक अपने मेन टॉपिक के अंदर घुस नहीं जाते, अभी तो अपने लिगेंड के प्रकार वगैरह कर रहे हैं, तब तक के लिए अपने सबसे इजी एग्जाम्पल ये रहता है। जैसे अपने नेक्स्ट क्लास में जाएंगे इसके बाद में, तो क्या होगा कि अपने सभी टाइप के एग्जाम्पल करेंगे, फिर सभी टाइप का नाम करेंगे। क्लियर? हाँ, अब इसमें केंद्रीय धातु कौन सा है? केंद्रीय धातु है अपने पास आयरन है, और आयरन के ऊपर आवेश क्या है?
प्लस का 3। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इस पे आवेश निकालना भी सिखाएंगे। तो इसकी प्राथमिक संयोजकता क्या होगी धातु की? +3। एक बार आपको उदाहरण से आपको बता देता हूं कैसे निकाली मैंने। क्लियर? देखो, K4 FeCN6। अब K4 पोटेशियम की संयोजकता होती है +1, यानी +1 है कितने? 4। प्लस आयरन की निकालनी होती है तो x मान लेते हैं, प्लस साइनों पर होती है -1, है कितने? 6, बराबर में 0। अगर यहाँ कोई आवेश होता तो वहाँ रख देते। 4 प्लस x, ये कितने हो जाएंगे? माइनस के 6, 0। क्लियर? सॉरी, यहाँ पर आपने +2 लिखनी थी। ठीक है, यहाँ पर +2 आ जाएगी, +2। ठीक है, और यहाँ पर कितने बचे? x - 2, प्लस के 4 माइनस के 6, कितने? प्लस के 2 बच गए। तो अपने पास आ गया ये माइनस का उधर जाके प्लस का 2। तो केंद्रीय धातु परमाणु में जितना आवेश होता है वो उसकी क्या कहलाती है? प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। उसके बाद में द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता ये है अपने पास कि द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी, उप सहसंयोजक यौगिक में ये जो अपने पास केंद्रीय धातु परमाणु जितनी समन्वय संख्या प्रदर्शित करता है वह उसकी क्या होती है? द्वितीयक संयोजकता होती है। उप सहसंयोजक यौगिक में, सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु जितनी संयोजकता प्रदर्शित करता है, जितनी संयोजकता, जितनी समन्वय संख्या, क्लियर? जितनी समन्वय संख्या प्रदर्शित करता है वह उसकी द्वितीयक संयोजकता कहलाती है। अब बताओ, यहां पर अपने पास समन्वय संख्या कितनी होती है? समन्वय संख्या ये होती है कि धातु के साथ कितने बंध बने हुए हैं, लिगेंड धातु के साथ कितने बंध बना रहा है। ठीक है, समझ गए बात? तो समन्वय संख्या क्या होती है आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूं। धातु के द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, धातु के द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। अब देखो यहाँ पर अपने पास है, इसे अपने इरेज कर देते हैं। अब देखो, इसे अपने को सिर्फ बीच वाला लेना है। आयरन, एक साइनाइड यहां जुड़ा हुआ, 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 एक साइनाइड यहां जुड़ा हुआ और एक साइनाइड यहां जुड़ा हुआ। 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कितने बंध बना रहा है ये? 6। तो ये साइनाइड धातु के साथ कितने बंध बना रहे हैं? 6 बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यहां पर इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 6। तो सिंपल सी बात है, कंफ्यूज नहीं होना। धातु के द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या क्या कहलाती है? समन्वय संख्या। मैं लिख देता हूं,
धातु के द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। समन्वय संख्या कई बार ये उप सह संयोजन संख्या नाम से भी आती है। किससे? उप सह संयोजन संख्या, बात एक ही है, कहलाती है। क्लियर है? ठीक। अब बताओ इसकी द्वितीयक संयोजकता क्या होगी? द्वितीयक संयोजकता होगी इसकी 6। प्राथमिक संयोजकता इस पे आवेश, द्वितीयक संयोजकता समन्वय संख्या इस पे कितनी है? 6 है। क्लियर है? अब नेक्स्ट इसी के अंदर चलते हैं अपने पास। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल है अपने पास कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, यहां पर अपने पास COCl3.6H2O है। क्लियर है? COCl3 6H2O है। या अपने H2O की जगह कोई और उदासीन लिगेंड ले सकते हैं, जैसे NH3। ठीक है, जो आपके बुक में है 6NH3। क्लियर? यहां पर मैंने इसको लिख दिया और इससे कितने टाइप के यौगिक बन सकते हैं, कितने टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं, कौन ज्यादा विद्युत चालकता प्रदर्शित करेगा। क्लियर है? और लिखते हैं अपने पास यहां पर यौगिक, थोड़ा सा तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर तो अपने इनके सूत्र, फिर यौगिक, चालकता और आयन। वर्नर सिद्धांत में, वर्नर सिद्धांत से अपने को क्या पता चलता है कि प्राथमिक संयोजकता कौन सी है, द्वितीयक संयोजकता कौन सी है, और किसकी चालकता ज़्यादा है, किसकी चालकता कम है। और इस सूत्र के हिसाब से अपने इसको सेट करेंगे और फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, अब अपने पास COCl3.6NH3 कभी भी बनाएंगे ना तो पहले उदासीन लिगेंड अंदर लेते हैं। उदासीन लिगेंड इसमें कौन सा है? NH3। क्लोरो तो कौन सा है? माइनस वाला लिगेंड है, ऋणावेशित लिगेंड है। तो पहले बॉक्स बनाना है, CO अंदर लेना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 6 अंदर ले सकते हैं। क्लियर? ज़्यादा से ज़्यादा 6 से नहीं लेने। CONH3 की होल 6.Cl3। अब देखो टोटल आयन कितने बनेंगे? 3 तो Cl के बनेंगे, एक ये बनेगा, क्योंकि एक धनायन होता है एक ऋणायन होता है। क्या होता है? NaCl जैसे। तो क्या बना? Na+ और Cl-। तो ऋणायन और ये धनायन, टोटल कितने बनेंगे? 3 ऋणायन और 1 धनायन। तो अपने पास आयन कितने टोटल? 4। क्लियर? अब नेक्स्ट में से एक उदासीन लिगेंड कम कर देते हैं। COCl3.5NH3। तो पहले CONH3 कितने, जितने भी है अंदर ले लेंगे 5, पर अपने को कितने चाहिए? 6। तो एक Cl अंदर ले लेंगे, Cl, और बाहर कितने रह जाएंगे? Cl2। तो इसकी चालकता प्रथम नंबर पे आ जाएगी। अब देखें 2 और 1 कितने हो गए? 3 आयन बढ़े। इसकी चालकता दूसरे नंबर पर, कैसे बताऊंगा अभी। अब एक और NH3 कम कर देते हैं, COCl3.4NH3। अब बनाते हैं CONH3 होल 4Cl2 और बाहर एक Cl। अब आयन कितने? एक Cl वाला और एक ये वाला, 2। इसकी चालकता तीसरे नंबर पर।
अब आप पूछोगी चालकता मैंने ऐसे कैसे निर्धारित कर दी सर? तो इसका कारण ये है कि जितने ज़्यादा आयन होंगे उतनी ज़्यादा विद्युत चालकता। एक गांव में 4 डाकिये हैं, पोस्टमैन हैं, तो वो चिट्ठियां आसानी से जल्दी बांट देंगे, और वहीं एक अकेला डाकिया है तो फिर वो क्या करेगा? चिट्ठियां बांटने में टाइम लगेगा। उसी टाइप से अगर आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता भी बढ़ती है, आयनों की संख्या कम होती है तो चालकता भी कम होती है। तो वर्नर के सिद्धांत से हमें यह पता चलता है कि चालकता किसी उप सहसंयोजक यौगिक की कितनी है, कम है या ज़्यादा है, कंपेयर कर सकते हैं, और अपने को प्रथम, प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता का पता चलता है। तो आज अपने क्या किया बच्चों, और कल अपने क्या करेंगे? देखो, आज टॉपिक को अपने यहीं समाप्त करते हैं, और इस टॉपिक को बेहतर तरीके से करने के लिए कल से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नामकरण और ऑक्सीकरण संख्या। पहले अपने ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे, उसके बाद में अपने उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण करेंगे, जिसमें से हर साल प्रश्न आता है, ऐसा कोई साल नहीं है जब इस चैप्टर में से यानी नेक्स्ट वाले टॉपिक में से कोई क्वेश्चन ना आया हो। अब से अपने ये करेंगे कि जो भी अपने चैप्टर करेंगे उनके लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक उस पर वीडियो बनाएंगे। यानी डी ब्लॉक किया तो डी ब्लॉक के लास्ट ईयर के सॉल्व क्वेश्चन फुल, और तरीका भी बताएंगे आपको कि कैसे लिखना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और लगातार जुड़िए जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।